हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के बारे में। हाँ जी, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के बारे में। कौन सा रिलेवेंट सेक्शन है, डिपार्टमेंट को असेसमेंट करते वक्त क्यों ज़रूरी है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू करना, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर डिपार्टमेंट इशू नहीं करता है तो आपके पास एज असेसी क्या रेमेडी अवेलेबल है, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज हाई कोर्ट के मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको असेसमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं अगर आपको जो है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर डिपार्टमेंट ने इशू नहीं किया है या फिर इशू किया है बट वो प्रॉपरली इशू नहीं किया है, तो आप जो है इसका ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको असेसमेंट में या फिर अपील लेवल पे आगे जाके बेनिफिट दे सकती है। हाँ जी, तो आज का रिलेवेंट टॉपिक है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। पूरी नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो एंड तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें अबाउट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेवेंट सेक्शन कौन सा है। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के लिए हमारे पास रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 144B1 क्लॉज 16। हाँ जी, दिस इज द रिलेवेंट सेक्शन। सेक्शन 144B क्या है? सेक्शन 144B जो है वो हमें प्रोसीजर बताता है जो डिपार्टमेंट को फॉलो करना है फॉर फेसलेस असेसमेंट। अभी एज ऑफ नाउ मैक्सिमम असेसमेंट जो है वो फेसलेस कैटेगरी में है, तो सेक्शन 144B जो है वो प्रोसीजर बताता है जो डिपार्टमेंट को फॉलो करना है फॉर द फेसलेस असेसमेंट, और इसी प्रोसीजर में एक स्टेप है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू करने का। हाँ जी, सो द रिलेवेंट सेक्शन, जिस सेक्शन को आप कह सकते हैं कि साहब ये सेक्शन जो है ये जननी है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर की, तो वो सेक्शन है सेक्शन 144B। दिस इज द बर्थ गिविंग सेक्शन टू दिस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। सेक्शन रिलेवेंट है सेक्शन 144B। आपको कभी भी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर की लीगैलिटी चेक करनी हो तो प्लीज स्ट्रेट अवे गो टू सेक्शन 144B, रीड इट। आपके सारे डाउट जो है ये सेक्शन क्लियर करेगा कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर प्रॉपर्ली इशू हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इट हैज टू बी शोकोज नोटिस कम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। हाँ जी, शोकोज नोटिस भी होना चाहिए और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी होना चाहिए। मतलब कि वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इस तरीके से वर्डेड होना चाहिए कि उसमें शोकोज नोटिस का स्पिरिट हो। राइट, शोकोज नोटिस मतलब कि आपके अगेंस्ट में ये डिमांड क्यों ना रेज की जाए, आपके अगेंस्ट में ये काम क्यों ना किया जाए, या फिर ये एक्स इनकम जो है आपकी इनकम में क्यों ना ऐड की जाए, या फिर ये पर्टिकुलर जो लॉसेस हैं इनका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आपको नहीं दिया जाए। राइट, तो इस तरीके की चीज़ें जो है शोकोज नोटिस में लिखी जाती हैं कि आपके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट ये काम क्यों ना करें, कारण बताइए। इसको बोलते हैं शोकोज नोटिस। तो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर क्लब होना चाहिए शोकोज नोटिस के साथ। अगर सिर्फ शोकोज नोटिस है, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं है, तो वायलेशन है। अगर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है, शोकोज नोटिस का स्पिरिट उसमें नहीं है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ दैट दिस इज द शोकोज नोटिस, प्लीज वी आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट फाइल द रिप्लाई दैट व्हाई दीज एडिशन शुड नॉट बी डन। राइट, तो भी ये प्रॉपर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इट हैज़ टू बी शोकोज नोटिस कम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, दोनों चीज़ें जो है वो साथ में इशू होनी है। एक सिंगल डॉक्यूमेंट में भी जो है दोनों डॉक्यूमेंट इशू किए जा सकते हैं, डिपेंड ऑन द वर्डिंग ऑफ द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के डिपार्टमेंटल ऑफिसर जो है जो भी उसकी असेसमेंट कर रहा है। अभी फेसलेस में हम नहीं पता लगा सकते कि असेसमेंट कौन सा ऑफिसर कर रहा है, तो उसकी वर्डिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें शोकोज नोटिस भी हो और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का कंपोनेंट भी हो। हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा पर्सनल हियरिंग। राइट, पर्सनल हियरिंग का बेनिफिट, पर्सनल हियरिंग का राइट जो है असेसी को मिलता है सेक्शन 144B क्लॉज 7 से। हाँ जी, सो दिस इज द रिलेवेंट सेक्शन दैट गिव्स राइट टू द असेसी टू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जहाँ पे वो अपने ओरल सबमिशंस जो है वो डिपार्टमेंट को बता सकता है कि साहब दिस इज माय सबमिशन, दीज आर माय ग्राउंड्स,
जहाँ पे मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो इस तरीके के हियरिंग सबमिशंस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टैक्स पेयर असेसी जो है डिपार्टमेंट को दे सकता है। ये बेनिफिट मिलता है 144B(7) में। अगर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू हुआ है राइट और उसमें पर्सनल हियरिंग देने की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ये एक डिफेक्टिव ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है। हाँ जी, आप आगे जाके जो है इस पॉइंट पे इसको ग्राउंड क्रिएट करके आप अपील में इसको आगे लेके जाएं। हो सकता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ग्राउंड पे आपको बेनिफिट मिल जाए। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी। एक तरफ असेसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, दूसरी तरफ जो है डिपार्टमेंट उसकी असेसमेंट कर रहा है, उसने मटेरियल मांगा, इंफॉर्मेशन मांगी, रिकॉर्ड्स मांगे असेसी से। तो यहाँ पे जो इनकम असेसी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर की थी और वो इनकम जो असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट के दौरान कैलकुलेट करी, वो इनकम बड़ी है तो उस पर डेफिनेटली टैक्स की डिमांड भी क्रिएट होगी, पेनल्टी भी क्रिएट होगी। तो अगर कुछ भी काम हो रहा है विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी, मतलब कि कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एग्जेम्पशन नहीं मिल रही है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं, पहले लॉस ज़्यादा थे अब कम हो गए, पहले इनकम कम थी अब ज़्यादा हो गई, मतलब जो भी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी होगा उस केस में शोकोज नोटिस कम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू करना कंपलसरी है एज पर सेक्शन 144B। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर और शोकोज नोटिस के रिप्लाई के लिए डिपार्टमेंट को असेसी को रीजनेबल टाइम देना कंपलसरी है। रीजनेबल टाइम मतलब एक रीजनेबल टाइम, बहुत नैरो टाइम, 1 दिन 2 दिन का टाइम अगर दिया है तो वो शोकोज नोटिस कम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इनवैलिड है। यहां पे भी डिनायल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है सर। रीजनेबल टाइम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो अगर रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया है राइट तो ये शोकोज नोटिस कम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है इनवैलिड है। आप इस ग्राउंड पे इसकी वैलिडिटी जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास्ड विदाउट कंसिडरिंग रिप्लाईज ऑफ SCN कम DAO ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। अब यहाँ पे असेसमेंट प्रोसीजर जो है फेसलेस मैनर में, अभी मेजॉरिटी केसेस फेसलेस मैनर में ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे फेसलेस असेसमेंट जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है वो डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया है। अब पहले डिपार्टमेंट ने इशू किया था ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कम शोकोज नोटिस, उसके अगेंस्ट में असेसी ने कुछ रिप्लाई, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एविडेंसेस सबमिट किए, बट डिपार्टमेंटल ऑफिसर से मिस्टेक ये हो गई कि उसने उन रिप्लाईज को, उन डॉक्यूमेंट्स को, उन एविडेंसेस को कंसीडर नहीं किया एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि डिपार्टमेंटल ऑफिसर की नज़रों में जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर था वही फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है। मतलब डिपार्टमेंटल ऑफिसर तो ये सोच के बैठा है कि मैंने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया, उसके बाद असेसी रिप्लाई में कुछ भी दे दे, मेरे को ताजमहल ही लाके दे दे, बट मैं फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बिल्कुल एग्जैक्ट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जैसा ही इशू करूंगा, बट उसमें ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर हटा के सिंपल असेसमेंट ऑर्डर लिख दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने इस इंटेंशन से आपका असेसमेंट कंक्लूड किया है तो सर ये एक लीगल ग्राउंड है जिसका ऑब्जेक्शन जो है वो आप रेज कर सकते हैं आगे अपील में। डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा अगर असेसिंग ऑफिसर ने, अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर ने आपके सबमिशंस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके इंफॉर्मेशन, आपके एविडेंसेस कंसीडर नहीं किए एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर दैट यू फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कम शोकोज नोटिस, तो ये फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इनवैलिड है। ये एक इट इज नॉट एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ जी, आगे देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के बारे में। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि शोकोज नोटिस कम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशूड फॉर एडिशंस A ओनली, राइट, एंड फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास्ड फॉर एडिशंस B, राइट। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि मैं आपको ये शोकोज नोटिस और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू कर रहा हूं, कारण बता दीजिए कि क्यों ना आपके 20 लाख रुपीस के सैलरी के एक्सपेंसेस डिसअलाउ किए जाएं। अब आपने इस
SCN कम DAO के अगेंस्ट में रिप्लाई फाइल किया। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इशू किया और वहाँ पे उसने सैलरी एक्सपेंस की डिसअलाउंस के बारे में कोई बात नहीं की, वो डिसअलाउंस तो उसने छोड़ दी। उसके बाद फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में उसने बोला कि अब मैं आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्लस रेंटल एक्सपेंस जो है ये दोनों एक्सपेंस डिसअलाउ कर रहा हूँ, ये आपकी इनकम में इजाफा हो गया और ये डिमांड जो है टैक्स की आपको जमा करानी है। अब इस पूरे एग्जाम्पल में हुआ क्या, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर तो इशू हुआ सैलरी एक्सपेंस पे और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इशू होता है आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे और जो दूसरा एक्सपेंस है उस पे, विच इज़ नॉट अ सैलरी एक्सपेंस। मतलब कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में कुछ और मुद्दा, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में कुछ और मुद्दा, दीज आर नॉट रिलेवेंट, राइट। यहाँ पे ये असेसमेंट जो हुई है ये प्रॉपर एज पर प्रोसीजर जो है वो नहीं हुई है। जो भी एक्सपेंस डिसअलाउ करना है, जितने का भी डिसअलाउ करना है, उसका एक स्पेसिफिक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कम शोकोज नोटिस डिपार्टमेंट को इशू करना उसकी जिम्मेदारी है इस पर सेक्शन 144B। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये डिनायल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। क्यों? क्योंकि आपको आपकी बात रखने का मौका ही नहीं दिया डिपार्टमेंटल ऑफिसर ने। आपको अपनी बात रखने का मौका कब मिलेगा? जब आपके पास SCN कम DAO आएगा। आपके पास सैलरी और दूसरे एक्सपेंस के लिए तो SCN कम DAO आया था, पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस और रेंटल एक्सपेंस के लिए तो आपके पास SCN कम DAO आया ही नहीं। सो दिस इज क्लियर डिनायल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर आपके केस में ऐसा हुआ है तो वो DAO कम SCN प्रॉपर नहीं है, प्लस जो एडिशंस हुए हैं उसका SCN और DAO मिसिंग है, तो यहाँ पे वायलेशन ऑफ सेक्शन 144B है। इसके अगेंस्ट में आप ऑब्जेक्शंस जो है वो रेस कर सकते हैं। हाँ जी, डेफिनेटली आपको आगे बेनिफिट मिलेगा। आप अपना स्टैंड प्रॉपरली क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, SCN कम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशूड फॉर एडिशंस ऑफ अमाउंट X एंड फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास्ड फॉर एडिशंस ऑफ X+1। हाँ जी, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। देखने को मिलता है कि डिपार्टमेंट ने एक्चुअल में डिपार्टमेंट का थॉट प्रोसेस क्या रहता है, कभी कभी डिपेंड ऑन द ऑफिसर हु इज कंडक्टिंग द असेसमेंट। ऑफिसर कभी कभी ये सोचता है कि साहब मैंने तो SCN कम DAO इशू कर दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। वो ये नहीं देखता कि उसने SCN कम DAO किन एस्पेक्ट्स पे इशू किया है। उसको ऐसा लगता है कि साहब मेरा SCN कम DAO इशू हो गया, राइट, चेकलिस्ट इज कंप्लीट, लेट्स इशू फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स दैट SCN कम DOA में कुछ और था और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में कुछ और है, विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ SAC। तो सर वो SCN कम DOA जो है वो नॉट वैलिड एज पर लॉ है, जो कि सेक्शन 144B का क्लियर वायलेशन है। अब नेक्स्ट केस जो है साहब, डिपार्टमेंट ने SCN कम DO इशू किया फॉर एडिशंस ऑफ ₹10 लाख। असेसी ने उसका रिप्लाई दे दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट ने फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इशू किया फॉर मेकिंग एडिशंस ऑफ ₹12 लाख। अब यहाँ पे 2 लाख रुपीस के जो एडिशनल एडिशंस हैं उस पे तो SCN और DO इशू हुआ ही नहीं। तो प्रैक्टिकली ये भी डिनायल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख रुपए के एडिशंस के लिए आपको अपनी बात रखने का मौका जो है डिपार्टमेंटल ऑफिसर ने नहीं दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, राइट। प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है वो टच कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कैन अ रिट पेटिशन बी फाइल्ड अगेंस्ट SCN कम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर? यस और नो? यस, यू कैन फाइल दैट। अगर आपको ऐसा लगता है कि SCN कम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो एज पर लॉ नहीं है, वो एज पर सेक्शन 144B जो है वो नहीं है, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो आप इसके अगेंस्ट में रिलेवेंट आपके जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कम शोकोज नोटिस के अगेंस्ट में अपील फाइल करने की रेमेडी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कैन वी एस्केप पेनल्टी बाय एक्सेप्टिंग SCN कम DOA? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है।
जब भी सेक्शन 144 बी के प्रोसीजर में, फेसलेस असेसमेंट के प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि एसएससी के पास दो ऑप्शन है, जब उसको एससीएन और डीओए मिल जाता है तो या तो वो उस एससीएन डीओ को एक्सेप्ट कर ले और जो भी रिलेवेंट टैक्स उस पर आता है वो जमा करा दे। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि साहब एससीएन डीओ के अगेंस्ट में वो अपने सबमिशंस दे दे, इन्फॉर्मेशन दे दे, एविडेंसेस दे दे और उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर ले कि मेरे को ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। अगर सेकंड वाला एस्पेक्ट है, दैट इज द नेचुरल और नॉर्मल एस्पेक्ट, कि आप डेफिनेटली बात है कि अगर आपके अगेंस्ट में इनकम ऐड हो रही है तो आप उस पर ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, एविडेंसेस देंगे। बट व्हाट इन केस इफ यू एक्सेप्ट इट, आप एससीएन कम डीओ को एक्सेप्ट कर रहे हो, आपने सबमिशन दे दिया दैट आई एम एक्सेप्टिंग दिस एंड आई विल पे द टैक्स। तो अगर आप एससीएन कम डीओए को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या पेनल्टी प्रोसीडिंग से आप बच सकते हैं? एट दिस जंक्चर माई रिप्लाई इज, माई ओपिनियन इज सिंपली नो, कि आप पेनल्टी प्रोसीडिंग से बच नहीं सकते। अगर आप एससीएन कम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में जो एडिशंस प्रपोज किए हैं एओ ने उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दिस इज नॉट द एस्केपमेंट टू द पेनल्टी। व्हाई? सर, आप वॉलंटरीली अपनी इच्छा से जो है टैक्स जमा आपने नहीं कराया है, डिपार्टमेंट ने पहले आपको पकड़ा, उसके बाद आपने टैक्स जमा कराया है, तो यहाँ पे जो है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ट्रिगर हो चुकी हैं, आपके पास नोटिस आ चुका है, डिपार्टमेंट ने जो है आपके अगेंस्ट में इंक्वायरी कंडक्ट कर ली है, तो यहाँ पे पेनल्टी का एस्केपमेंट जो है वो संभव नहीं है। एंड दिस इज नॉट वन ऑफ द रीजनेबल कॉज जिसका बेनिफिट लेके आप ये रिप्लाई करें कि साहब मैं तो एससीएन डीओ एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मेरे ऊपर पेनल्टी ना लगाई जाए। दिस इज नॉट वैलिड सबमिशन। सो नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज जो आपकी हेल्प कर सकते हैं जहां पे आपके ऊपर एससीएन कम डीओ इशू नहीं हुआ या फिर प्रॉपर इशू नहीं हुआ। हाँ जी, पहला इंपॉर्टेंट केस लॉ है बॉम्बे हाईकोर्ट का। केस है उदय देसाई एचयूएफ वर्सेस एनएफएसी सेंटर दिल्ली। राइट, उदय देसाई एचयूएफ बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। क्या कहा है हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में? वेयर असेसिंग ऑफिसर पास्ड अ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर without providing due opportunity to assessee to file its reply in response to a notice cum draft assessment order issued against it as time frame set out in the said order to file reply was extremely narrow। हाँ जी, this is very important। जो एससीएन कम डीओए में टाइम लिमिट दी गई रिप्लाई फाइल करने की, दैट वाज एक्सट्रीमली नैरो। कितनी नैरो? जस्ट 1 डे, सिर्फ एक दिन। ऐसे थोड़ी होता है साहब, दिस इज नॉट द रीजनेबल टाइम लिमिट। सो द डिस्प्यूटेड इम्पल्स फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास्ड इन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाज टू बी सेट असाइड। हाँ जी, अगर एससीएन कम डीओए का रिप्लाई फाइल करने की टाइम लिमिट बहुत कम है, 1 दिन 2 दिन, तो आप इसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा और आप इस केस लॉ का जो है बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर आपको पूरा केस लॉ चाहिए, फुल टेक्स्ट ऑफ द केस लॉ, इफ यू वांट टू रीड इट, इफ यू वांट टू यूज इट समवेयर, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी जो है वो डाल दें। राइट, वी विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ दिस केस लॉ दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं। कॉर्पस क्रिस्टी एजुकेशन सोसाइटी का केस लॉ है साहब, केरला हाई कोर्ट का। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट केस लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एससीएन कम डीओए। राइट, यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला है? वेयर एओ डिनाइड क्लेम्स ऑफ पेटिशनर अंडर सेक्शन 1023C। हाँ जी, पेटिशनर एसएससी जो है वो सेक्शन 1023C की एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहता है, बट एओ ने डिनाई कर दिया और एओ ने फेसलेस असेसमेंट ऑर्डर पास किया विदाउट इशूइंग ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। एओ ने क्या करा? जल्दीबाजी में फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया, क्योंकि शायद उसको ऐसा लगा होगा मैं कोई एडिशंस तो कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पशन का बेनिफिट जो है वो डिनाई कर रहा हूँ। सर, इट इज़ नॉट कंपलसरी। जो भी चीज़ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी है वहाँ पे एससीएन कम डीओए इशू करना कंपलसरी है, साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 144B में। राइट, सिंस देयर वर वेरिएशन इन इम्पल्स असेसमेंट ऑर्डर, तो यहाँ पे जो है डिस्प्यूटेड असेसमेंट ऑर्डर में वेरिएशंस हैं फ्रॉम रिटर्न फाइल्ड बाय द पेटिशनर इन कंपैरिजन टू द रिटर्न फाइल्ड बाय द पेटिशनर। इन सच केस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कम शोकोज नोटिस वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड टू पेटिशनर। हाँ जी, तो केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर शोकोज नोटिस जो है वो इशू करना चाहिए था जो है पेटिशनर को डिपार्टमेंट के द्वारा। So without issuing draft assessment order, the impunged or the disputed order was to be set aside। हाँ जी, तो ये जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है हम इसको सेट असाइड करते हैं, ऐसा बोला केरला हाई कोर्ट ने। लास्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ
फॉर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कम शोकोज नोटिस RMSI प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें? वेयर इन फेसलेस असेसमेंट National Faceless Assessment Center passed a final assessment order in case of SSC without issuing a show cause notice and a draft assessment order which was mandate under section 144B subsection 1 clause 16. Right. Assessment order not made in accordance with the procedure laid down in section 144B would be non-est. Right. तो यहाँ पे भी सीधा सीधा बेनिफिट जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी को टैक्स पेयर को दिया है, जहां पे फाइनल असेसमेंट ऑर्डर डिपार्टमेंट ने पास कर दिया विदाउट इशूइंग SCN कम DOA। तो ये था एक इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो अबाउट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटिंग टू द असेसमेंट, टू द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, टू द इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स, टू एनी सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। इफ यू वांट दीज केस लॉज फुल टेक्स्ट जजमेंट देन यू कैन ऑल्सो ask that by writing your email ID in the comment box. Thank you for watching this video. वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।